प्रकाश के परावर्तन के बाद आगे वाली घटना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये था कि जब कोई प्रकाश किरण आए, किसी माध्यम की सतह से टकराए, वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो उसे कहते हैं परावर्तन। अगर इसकी जगह अपना माध्यम हो वो पारदर्शी हो, पारदर्शी होने का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश किरण उसके आर पार जा सकती हो। अगर अपारदर्शी था तो टकरा के वापस उसी माध्यम में आ रही थी, अगर पारदर्शी हुआ तो उस माध्यम से गुजरकर पार हो जाएगी। अब उस पारदर्शी माध्यम के रूप में कोई भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। यानी इन सभी से अगर प्रकाश किरण होकर गुजरे तो वो उस अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ी सी हट जाती है। उस घटना को साधारण शब्दों में अपन कह सकते हैं कि वही अपवर्तन होता है। बाकी पारिभाषिक रूप में अपन बताएं किस तरह से, देखो क्या होगा। जैसे ये कोई कांच की एक सिल्ली, और यहां है वायु, जिसको कहेंगे अपन पहला माध्यम। ये हो गया दूसरा माध्यम, इसके नीचे वायु है, वही पहला माध्यम हो गया। समझने के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं अपन अपवर्तन को। बाकी अपवर्तन की परिभाषा आपको ये याद रखनी है कि ये प्रकाश की किरण है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि तिरछी गमन कर रही है। तिरछी गमन करना इसलिए बोला है मैंने क्योंकि ये दोनों माध्यमों को जो पृथक करने वाला तल है, ये जो तल दिख रहा है, मैं जिसपे पेन चला रहा हूं, इस तल के इधर इस साइड है वायु और इस साइड है कांच। यानी दो माध्यमों को ये पृथक कर रहा है। और पृथककारी तल पर कोई किरण तिरछी आपतित हो, तिरछी आपतित इसलिए बोला है कि अगर कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री के कोण से या अभिलंबित किसी पर आपतित है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, अपवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ी सी भी तिरछी होना, भले ही वो 85, 80 डिग्री, 45 कितनी भी डिग्री हो, लेकिन सीधी अभिलंबित 90 डिग्री पे आपतित नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रकाश किरण इस तरह से आती होती है। इस माध्यम के ऊपर ये एक रेखा मैंने खींची है, आप स्केल से खींचे डॉट डॉट करके, ये है अभिलंब। इसको आप क्या कहेंगे, अभिलंब। ये हो गई आपतित किरण। तो आप देखेंगे इसका वास्तव में जो रास्ता है वो तो ये है, ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये क्या होती है, यहां से मुड़ जाती है और इस दिशा में रहेगी एकदम सीधी। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल एकदम सीधी रहेगी, लेकिन अपने पथ को इसने छोड़ दिया, जो इसका रास्ता था ये छोड़ चुकी है। ये थोड़ा सा आप स्केल से इधर मोड़ दें इसको। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये था इधर और आगे ये इस साइड। अब यहां एक अभिलंब और बना दें आप। अब ये यहां से निकल रही है तो इसका रास्ता ये है, लेकिन अब की बार ये क्या इस तरह से चली जाएगी। फिर इन दोनों को आप बढ़ाओगे, यानी इसको और इस किरण को देखोगे तो ये दोनों किरणें आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, ये आप देखिए, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जिसको आई, इसको कहेंगे आपतन कोण। ये यहां वाला इसको कहेंगे आर। ये हो गया अपवर्तन कोण। ये यहां पर इसको कहेंगे अपन निर्गत किरण, कहेंगे निर्गत किरण। और ये हो गया ई, निर्गत कोण, निर्गत कोण। इस पूरे घटनाक्रम में क्या हो रहा है, ये ए बी सी और डी, ये कांच की सीढ़ी। पूरे इस घटनाक्रम को समझने के लिए आप ये ध्यान रखें
कि एक प्रकाश किरण है जो वायु में गमन कर रही है और वायु से वो आती है कांच में, और कांच में आते ही जो वायु और कांच को जो अलग करने वाला तल है, पृथक्कारी पृष्ठ है, उस पर उसकी दिशा चेंज हो जाएगी और दिशा चेंज होने की वजह से वो अपने पथ से हट जाएगी। जो उसका रास्ता था, ये रास्ता था, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, या तो उससे थोड़ी इधर या इस दिशा में। दोनों ही स्थितियों में अपन कहेंगे कि पथ से विचलित हो जाएगी और इसे ही क्या कहा जाता है, अपवर्तन। अब परीक्षा में प्रश्न आता है अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन की परिभाषा। तो सबसे पहली चीज अपन लिखेंगे अपवर्तन क्या होता है, किसी एक समांगी माध्यम से, किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछी गमन, ये सब दो जोड़ेंगे, तिरछी गमन करती हुई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में, दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर, इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक करने वाले तल पर या पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित होकर नई दिशा में चली जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ये यहां विचलित हो गई, इस बिंदु पर जैसे यहां टकराई, अपने पथ से इधर या इधर विचलित हो गई। अब विचलित होने का कारण, अब ये प्रश्न आता है अपवर्तन का कारण। अब अपन ने ये तो कह दिया कि ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, लेकिन विचलित होने का कारण भी तो होना चाहिए, सीधी क्यों नहीं गई, मुड़ी तो क्यों मुड़ी, तो इसका कारण आप क्या बताएंगे, अपवर्तन का कारण होता है वेग में परिवर्तन, प्रकाश किरण जो है उसके वेग में परिवर्तन, प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन होना। परिवर्तन क्यों होता है, आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो माध्यम है उसकी सघनता अलग अलग होती है। जैसे अपने बात करी थी कि तेल और जल की सघनता भी अलग अलग होती है। तेल हल्का होता है, वो घनत्व की बात थी, तेल हल्का होता है ऊपर रहता है, अगर जल और तेल को मिलाएं तो जल नीचे रहेगा। तो वैसे ही प्रत्येक पदार्थ उसकी प्रकाशिक सघनता भी अलग होती है। प्रकाशिक सघनता का मतलब प्रकाश उसमें किस वेग से गति कर रहा है। जो प्रकाश के लिए सघन होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो पदार्थ दिखने में हल्का दिख रहा है, जिसका घनत्व कम है, वो प्रकाश के लिए भी विरल हो, ऐसा नहीं होगा। सघनता और विरलता से अर्थ ये समझे कि ये दो पदार्थ हैं, इनके ये माध्यम के कण हैं, इसको तो आप कहेंगे सघन और इसको कहेंगे विरल। अर्थ क्या हुआ कि कोई पदार्थ उसके अंदर जितने जो कणों की स्थिति है उसके आधार पर उसको सघन और विरल कहा जाता है। अब जब प्रकाश इसके अंदर से गुजरता है और इसके अंदर से गुजरता है तो कौन से में से गुजरने में आसानी रहेगी, आप कहेंगे ऊपर वाले से आसानी से नहीं गुजरेगा क्योंकि इसमें माध्यम के कण ज्यादा हैं, और इसमें आसानी से गुजर जाएगा। तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ वेग क्या होगा, कम। ये बात समझ में आ रही। ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि आप
एक घना जंगल है, एक ऐसा जंगल है जिसमें पेड़ थोड़े थोड़े दूर दूर है। तो उनमें से किसी को भागने के लिए कहीं दौड़ लगाने के लिए तो जो घने जंगल में है उसका वेग क्या होगा, कम, और जो एकदम दूर दूर जिसमें पेड़ है, जो थोड़ा सा खुला खुला सा है, उसमें से अगर कोई दौड़े तो उसका वेग क्या होगा, ज्यादा। यही बात प्रकाश के साथ हो रही है, प्रकाश इसमें से गुजरेगा तो वेग उसका होगा कम, और इसमें से तो वेग होगा उसका ज्यादा। अब यहाँ ये जो सघनता है वो बात कर रहे हैं अपन प्रकाशिक सघनता की, प्रकाश के लिए बात कर रहे हैं सघनता की। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो दिखने में सघन दिखते हैं लेकिन प्रकाश के लिए वो क्या होते हैं, विरल होते हैं, आसानी से गुजर जाते हैं। जबकि उनकी तुलना में सघन विरल दिखाई देने वाला कुछ पदार्थ है वो प्रकाश के लिए सघन हो सकता है। जैसे अब अपन बात करें, जैसे एक है वायु, एक है जल। अब इनमें से आप कहें कि वायु कैसा माध्यम है, वायु के कण दूर दूर, तो वायु कैसा माध्यम है, विरल, और जल कैसा माध्यम है, सघन। तो क्या ये फिक्स हो गया क्या कि हमेशा वायु विरल रहेगा, जल सघन रहेगा? अब मैं यहाँ तीसरा माध्यम और ले लूं कांच। तो अब पहले वायु और जल थे और अब अपन ने क्या ले लिया, जल और कांच। तो जल, इन दोनों में से जल क्या हो जाएगा, विरल, और कांच क्या हो जाएगा, सघन। तो ये वास्तव में कोई पदार्थ का फिक्स नहीं है कि कौन सा पदार्थ सघन रहेगा, कौन सा विरल रहेगा। ये दो पदार्थों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन है कि दो पदार्थ ले, उनमें से कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। अपेक्षाकृत ये सघन है, ये विरल है, ये अपन कह सकते हैं। जैसे वायु और जल की बात करें तो वायु विरल है और जल कैसा है, सघन। जब जल और कांच की बात करें तो ये कैसा है, विरल, और कांच कैसा हो गया, सघन। डिपेंड इस पे करता है कि प्रकाश किरण किस माध्यम में है और कौन से में जा रही है। अगर वो वायु से जल में जा रही है तो विरल में उसका वेग ज्यादा रहेगा और सघन में जाते उसका वेग क्या होगा, घटेगा। अगर जल से वायु में जा रही है तो सघन में उसका वेग कम होगा और बाहर जाते ही वायु में जाते ही उसका वेग बढ़ेगा। ऐसे ही जल से कांच में जाए तो वेग घटेगा और कांच से जल में जाए तो वेग बढ़ेगा। यानी जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से किस में जाए, सघन में, तो क्या होगा, वेग घटेगा, वेग घटेगा और अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब के पास आएगी। ये याद रखना है कि विरल में थी, विरल से किस में आई, सघन में, तो क्या हुआ, वेग घट गया और अभिलंब के पास आ गई। इसमें बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये वायु कैसा था, विरल माध्यम, कैसा था, विरल, जबकि इसकी तुलना में कांच कैसा है, सघन। तो वायु से कांच में आते ही वेग घटेगा और वेग घटेगा तो ये अभिलंब के पास आ जाएगी। जानी तो चाहिए थी ऐसे और हो गई इस तरह से, यानी इसके अभिलंब के पास आ गई। फिर इसके बाद में जब ये कांच में चली तो इसी रफ्तार से चली, इसी वेग से चली, और बाहर निकलते ही इसका वेग फिर से बढ़ेगा। और वेग बढ़ेगा क्यों, क्योंकि अभी कौन से माध्यम में है, सघन, और बाहर आते ही इसको क्या मिल गई, वायु। वापस कैसा माध्यम मिल गया, विरल। विरल में आते वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। दो चीजें याद रखनी है, एक ये, एक इसके विपरीत। सघन, विरल से सघन में तो वेग घटेगा और अभिलंब के पास आएगी। इसका उल्टा क्या होगा, जब सघन से किस में जाए, विरल में, तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और दोनों ही स्थितियों में वेग घटे या बढ़े, एक स्थिति में विलंब के पास आएगी, एक स्थिति में विलंब से दूर जाएगी। दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन को ही अपन ने लिखा है अपवर्तन का कारण। और वेग में परिवर्तन होने से क्या हुआ, या तो वो विलंब के पास आई या दूर गई, और दोनों स्थितियों में उसका पथ में क्या हो गया, विचलन। अपनी दिशा से उसने विचलित खुद को कर लिया, विचलन हो गया खुद का। ये क्या कहलाएगा, अपवर्तन, अपवर्तन का